मेरे बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन ताकतों पर नज़र रखना। अगर खुदा मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस परेशानी से आज़ाद रखता, मगर अब ये काम तुम्हें करना है। मुगल सल्तनत के आंतरिक झगड़ों के बहाने अंग्रेज सल्तनत का माल छीनकर आपस में बांट रहे हैं। अंग्रेजों की ताकत अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लिहाजा इन्हें पहले हराना। अंग्रेजों को हरा दोगे तो बाकी यूरोपियन कौमें भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। मेरे बेटे, उन्हें किले बनवाने या फौज रखने की इजाज़त न देना। अगर ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के लिखे ये हिदायत कम खौफ से भरे शब्द बंगाल के नए नवाब सिराजुद्दौला के लिए थे। नवाब सिराजुद्दौला, इनकी गिनती भारत के उन बदनसीब शासकों में होती है जो अपने ही लोगों की गद्दारी से मात खा गए और अंग्रेजों की चालाकी का शिकार हुए। ये कहानी है उस दौर की जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने पैर फैला रही थी। साल 1707 में हुई औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत का सूरज डूबने लगा था। अब दिल्ली की गद्दी पर शासन था मुगलों के 10वें और मुंह बोले बादशाह फारूक सियार का। बंगाल का प्रांत मुगल सल्तनत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि यही से उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स मिलता। मगर अपनी कमजोर राजनीति के चलते मुगल बादशाह फारूक सियार बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में साल 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल पर पूरा कंट्रोल लेते हैं और खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं। वे अब बंगाल के एक इंडिपेंडेंट राजा यानी नवाब थे। हालांकि उनकी दुश्मनी मुगल सल्तनत से बिल्कुल नहीं थी। सत्ता पाते ही वे मुगल बादशाह फारूक सियार को ढेर सारे तोहफे भिजवाते हैं और आखिरी दम तक मुगल सल्तनत का वफादार रहने की कसम खाते हैं। फारूक सियार को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे में वे भी बंगाल का इंडिपेंडेंस स्वीकार कर लेते हैं। यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर साल 1740 से लेकर 1751 तक अलीवर्दी का संघर्ष मराठाओं से चलता रहा। हर बार मराठाओं की सेना बंगाल आती और लूटपाट कर वापस चली जाती। अलीवर्दी खां के लिए ये एक परेशानी का सबक बन गया था। ऐसे में साल 1751 आते आते वे मराठाओं से संधि कर लेते हैं और एक सालाना राशि तय कर परेशानी से निजात पाते हैं। मगर अलीवर्दी खां के जीवन में मसलों की कोई कमी न थी। इधर एक मसला सुलझा, वही दूसरे ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था। इस बार उनका सामना था भारत में बढ़ रही दूसरी बड़ी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अलीवर्दी खान पहले ही मराठाओं से लड़कर अपनी पूरी सैन्य शक्ति गंवा चुके थे। ऐसे में उनका अंग्रेजों के साथ लड़ना वाकई में चुनौतीपूर्ण सबक हो सकता था। लिहाजा मजबूरन अलीवर्दी खां को व्यापार के लिए कंपनी को परमिशन देनी पड़ी, मगर उन्होंने अब तक कंपनी को किलाबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया था। आगे के कुछ साल इसी कश्मकश में गुजरे। साल 1756 आते आते अलीवर्दी की सेहत डगमगाने लगी थी। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द अपने स्टेट के लिए नए नवाब की घोषणा करनी थी। हालांकि उनके लिए यह काम इतना आसान भी नहीं था, जिसकी वजह थी उनका अपना कोई बेटा न होना। उनकी 3 बेटियां थी। पहली का नाम था घसीटी बेगम, जो ढाका के नवाब की बेगम थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। ऐसे में ये खुद अपने पिता अलीवर्दी के बाद बंगाल का नवाब बनना चाहती थी। अलीवर्दी खां के बाकी 2 बेटियों को एक एक बेटा था, जिसमें से एक का नाम था शौकत जंग और दूसरे का नाम था सिराज। सिराज और शौकत जंग का बचपन एक साथ ही गुजरा। दोनों घुड़सवारी करते और जंग के कई गुण सीखते, मगर इन दोनों में सिराज थोड़ा आगे था। वो हमेशा युद्ध नीति और कूटनीति में शौकत जंग से आगे रहता। साथ ही साथ वो अपने नाना अलीवर्दी खां का लाडला नाती भी था। बस इसी के चलते अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराज को चुना। 10 अप्रैल 1756 में हुई अलीवर्दी खां की मौत के बाद सिराज उद्दौला बंगाल के नए नवाब बने। सिराज अपनी बाहरी दुश्मन को अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनके नाना अलीवर्दी खान ने उन्हें मरने से पहले इसके बारे में आगाह किया था। अपने नाना की तरह ही सिराजुद्दौला ने शुरुआत से ही अंग्रेजों पर तंग कसना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को मुगल बादशाह की इजाजत से बंगाल में बिना किसी टैक्स व्यापार करने की छूट थी। ऐसे में सिराजुद्दौला ने भी अपने घरेलू व्यापारियों को बिना किसी मुआवजे के व्यापार करने की छूट दे दी।
उनके इस निर्णय से बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई और उन्हें व्यापार में चुनौती मिलने लगी। सिराजुद्दौला के इस ठोस कदम की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मंदी की लहर उठ रही थी। ऐसे में अंग्रेज अधिकारी सिराज की निजी तौर पर बेइज्जती करने लगे। मुर्शिदाबाद के दरबार में अगर अंग्रेजों को कोई काम पड़ता तो नवाब को इसकी खबर तक नहीं होती और अंग्रेज अधिकारी दरबारियों से ही अपना काम चला लेते। आगे चलकर अंग्रेजों ने सिराज के मौसेरे भाई शौकत जंग को भड़काकर आग में घी डालने का काम किया। लिहाजा 1756 में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच एक जंग हुई। इस लड़ाई में शौकत मारा गया और सिराज की जीत हुई। यह अंग्रेजों का सिराज पर किया पहला इनडायरेक्ट अटैक था, जिसमें वे पूरी तरह से मात खा गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने सिराज के साथ कूटनीतिक व्यवहार करना शुरू कर दिया। जो भी सिराज का दुश्मन होता उसे कलकत्ता में अंग्रेजों की कोठी में शरण मिलती। साथ ही साथ अंग्रेजों ने किलाबंदी कर सिराज को सीधे तौर पर अपना दुश्मन मान लिया था। कंपनी के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी बिना किसी टैक्स के अपना निजी व्यापार चलाने लगे। लिहाजा बंगाल की आवाम और नवाब को इसका भारी हर्जाना उठाना पड़ा। मगर मेरे हिसाब से इस मामले में केवल अंग्रेजों को ही नवाब सिराजुद्दौला का असली दुश्मन मानना उचित नहीं होगा। शायद ऐसा होता तो नवाब अंग्रेजों को कब का उखाड़ फेंकते। कभी कभी खतरा बाहरी दुश्मन से ज्यादा करीबी दोस्त से होता है। नवाब सिराजुद्दौला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सेनापति का नाम था मीर जाफर। ये नवाब का भरोसेमंद होने का नाटक तो अच्छे से करता था, मगर साथ ही बहुत महत्वाकांक्षी भी था। जाफर हमेशा से इस फिराक में रहता कि कब सिराज को गद्दी से हटाया जाए और बंगाल की गद्दी पर बैठने का मौका पाया जाए। वही दूसरी ओर अंग्रेज भी अपना काम बखूबी कर रहे थे। सन 1756 में उन्होंने नवाब के दीवान राजा राजवल्लभ को अपने साथ कर लिया था। लिहाजा नवाब सिराजुद्दौला ने 24 मई 1756 को कासिम बाजार पर सैनिकी कार्रवाई की और वहां मौजूद अंग्रेजों की कोठी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 16 जून को सिराजुद्दौला ने अपनी 50,000 से भी ज्यादा सेना लिए अंग्रेजों के गढ़ कहे जाने वाले फोर्ट विलियम पर हमला किया। यह अंग्रेजों का बंगाल में स्थित सबसे बड़ा व्यापारी और सैन्य अड्डा था। यह लड़ाई कुल मिलाकर 4 दिनों तक चली। आखिरकार थक हार कर 21 जून 1756 में गवर्नर जॉन हॉलवेल ने सिराज के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली और किले को उन्हें सौंप दिया। इस पूरे वाकया का जिक्र करते हुए इतिहासकार लिखते हैं, अपनी जीत के बाद सिराजुद्दौला ने किले के बीचों बीच दरबार लगाया। साथ ही साथ ये घोषणा भी की कि अब से कलकत्ता का नाम कलकत्ता नहीं बल्कि अलीनगर होगा। कहा जाता है कि इस दौरान करीब 149 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था और सबको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। इसके चलते अधिकतर अंग्रेजों ने अपनी जान केवल दम घुटने से गंवाई, जिसमें केवल 23 जिंदा बचने में कामयाब हो पाए। हालांकि इस कोठरी में कैद करने वाली बात का कोई पुख्ता सबूत आज तक मौजूद नहीं है। कई इतिहासकार इसे पूरी तरह से बेबुनियाद मानते हैं। उस वक्त ये अंग्रेज अधिकारियों की सोची समझी चाल थी ताकि ब्रिटिश जनता में कंपनी को एक पॉजिटिव सिंपैथी मिल सके और उनकी नजरों में नवाब की छवि बिगड़ सके। कलकत्ता में हुए इस मुंह बोले घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल इंसिडेंस। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम को जीतने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की कमान अपने दीवान राजा मानिक चंद को सौंपी और कुछ दिन वहां रहकर अपने राजधानी के शहर मुर्शिदाबाद चले गए। जब फोर्ट विलियम हाथ से निकल जाने की खबर मद्रास पहुंची, तब लगभग 1000 की अंग्रेज फौज लिए रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन कलकत्ता की तरफ रवाना हुए। उनका मकसद किले को फिर से कंपनी के अधीन लाने का था। जब वे विलियम फोर्ट पहुंचे तब वहां के दीवान राजा मानिक चंद ने उनसे हाथ मिलाए और दिखावे की लड़ाई लड़ नवाब सिराजुद्दौला को यह संदेश भिजवाया कि अब किला उनके हाथों से निकल चुका है। सिराजुद्दौला अब ये भली भांति समझ चुके थे कि वे अंग्रेजों से ज्यादा गद्दारों से घिरे पड़े हैं। ऐसे में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से सुलह की पेशकश की। 9 फरवरी 1757 में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक अब अंग्रेजों को बंगाल में फिर से अपने मनमर्जी से व्यापार करने की इजाजत मिल गई थी। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव की मांग पर कंपनी को बंगाल में खुद के सिक्के चलाने का भी अधिकार
दिया गया था। अंग्रेज अपनी मनमर्जी से किलाबंदी करने लगे थे, जहां उन्हें रोकने वाला अब कोई मौजूद नहीं था। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव कुछ खास खुश नहीं हुआ। वो कैसे भी करके नवाब सिराजुद्दौला को नवाब की गद्दी से हटाने की फिराक में था, ताकि एक कठपुतली नवाब के सहारे वो खुद बंगाल पर शासन और व्यापार कर सके। अलीनगर की संधि के बाद कंपनी की तरफ से मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अधिकारी नियुक्त रहता, जिसके चलते रॉबर्ट क्लाइव को दरबार के आंतरिक मामले पता चलने लगे, जहां सिराज के खिलाफ षड्यंत्र करना और भी आसान हो गया। आगे चलकर जब क्लाइव की नजर सिराज के सेनापति मीर जाफर पर पड़ी, तब उसने उसे नवाब बनने का लालच दे खुद की ओर कर लिया। मीर जाफर भी पहले से ही नवाब बनने की महत्वाकांक्षा लिए अपने दिन काट रहा था। ऐसे में सामने से न्योता आने पर उसने रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिलाए और नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में जुट गया। 23 जून 1757 के रोज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधिकारिक रूप से मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई कर सिराज को ओपन चैलेंज दिया। ऐसे में सिराज भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी सेना के साथ युद्धभूमि की तरफ कूच किया। इस लड़ाई में सेना की कमान मीर जाफर के हाथों में थी, लिहाजा अंग्रेजों से मिले उस गद्दार ने हमले का हुक्म दिया ही नहीं, जिसके चलते अंग्रेज बिना किसी क्षति के ये युद्ध जीत गए। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली, तब उन्होंने रणभूमि से भागने की पूरी कोशिश की, मगर जाफर के बेटे ने उनका पीछा किया और वक्त रहते ही उन्हें मार दिया। ये पहली बार था कि अंग्रेजों ने किसी भारतीय राजा को लड़ाई में हराकर मार दिया था। आगे चलकर मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, मगर वो केवल नाम का नवाब था। सारी ताकत तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। जब मीर जाफर के भी पर निकल आए, तब उसे भी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब पद से निकाल दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को नया नवाब बनाया। आने वाले कुछ सालों में रॉबर्ट क्लाइव नवाबों को ऐसे बदल रहा था मानो खुद के कपड़े बदल रहा हो। इसी बीच बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा और भी मजबूत होते जा रहा था, जहां आम जनता का हाल बद से बदतर था। यह भारत में ब्रिटिश राज का पहला पड़ाव था, जिसके चलते अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, मगर जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई इस आखिरी लड़ाई का नाम नहीं बताया है। आपको उस बैटल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।